Assalamu alaikum. So in this video, I will guide you about the first year MBBS biochemistry कि आप लोगों को कौन सा टॉपिक किधर से करना चाहिए, किस टॉपिक की कितनी इंपॉर्टेंस है और वो किस तरह करेंगे तो आप अच्छे नंबर ले सकते हैं. इट विल रियली हेल्प यू कि आप लोग ये देख के आपको पता लगेगा कि अच्छे नंबर बायोकेमिस्ट्री में लेना या डिस्टिंक्शन लेना इतना मुश्किल नहीं है. बस शुरू में ये थोड़ा सब्जेक्ट ड्राई लग रहा होता है. तो मैं इसमें माइनर टॉपिक से सबसे पहले स्टार्ट करूंगा, बफर एंड एसिड बेस बैलेंस. इस टॉपिक को अगर देखा जाए तो ये चतुर्जी में बहुत अच्छा लिखा हुआ है और चतुर्जी में इसकी काफी अच्छी एक्सप्लेनेशन दी हुई है. दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक बिकॉज हमें इसमें क्या क्या पता होना चाहिए. इसमें हमें बेसिकली पता होना चाहिए कि एसिडोसिस क्या होता है, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, और हमारे पास अल्कलोसिस क्या होता है, और बॉडी लाइंस ऑफ डिफेंस. तो हमने इसमें क्या क्या करना होता है, इसमें से यूजुअली सिनेरियो पूछा जाता है. आप चतुर्जी का चैप्टर नंबर 41 कर सकते हैं. अगर अल्टरनेटिवली करना है तो सत्या चैप्टर 21 कर सकते हैं. बट चतुर्जी में ये बहुत ज्यादा अच्छा लिखा हुआ है क्योंकि ये आपको पूरी लाइफ काम आने वाली है चीज. ये ऑल दो माइनर टॉपिक है बट ये आप सेकंड ईयर में भी करेंगे, थर्ड ईयर में भी इसकी एप्लीकेशन है, फाइनल ईयर और आगे भी आपको इसकी एप्लीकेशन नजर आती जाएंगी लाइफ में. तो इसमें बफर सिस्टम आपको अच्छी तरह आना चाहिए. लाइन ऑफ डिफेंस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ये आप लोगों की फिंगर टिप्स से होना चाहिए कि बॉडी लाइंस ऑफ डिफेंस क्या होती हैं. ये आप लोगों ने एफएससी में भी पढ़ा होगा. फिर रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस, एसिडोसिस, देयर कंपनसेटरी मैकेनिज्म, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, अल्कलोसिस एंड देयर कंपनसेटरी मैकेनिज्म. ये सारे वो क्वेश्चन है जो कि क्लिनिकल है और आपका प्रोफ में यूजुअली क्लिनिकल ही इसमें से आता है. अगर है ये क्लिनिकल एमसीक्यूज आता है, वो बाइकार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड और आपको पीएच की वैल्यू दे देंगे और वो आपसे पूछेंगे. तो इसके बारे में आपको अच्छी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए. और अनाइन गैप इज वन ऑफ द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बिकॉज इट इज लिंक्ड विद एसिडोसिस एज वेल. आप पढ़ेंगे हाइपरक्लोरीमिक एसिडोसिस, उसमें अनाइन गैप नॉर्मल होगा. तो ये अनाइन गैप की एप्लीकेशन है आगे, तो आप लोगों को इसके बारे में भी पता होना चाहिए. तो इसमें से अगर पूछा जाए तो यही चीजें इंपॉर्टेंट है जिसका आपको अच्छी तरह पता होना चाहिए, या बॉडी वॉल्यूम्स का पता होना चाहिए कि एक्स्ट्रा सेलुलर कितना है, इंट्रा सेलुलर कितना है. फिर आ जाते हैं मिनरल्स की तरफ, जिस पे स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा टाइम जाया करते हैं जो और इसकी उतनी वर्थ नहीं है. आप लोगों ने इस टॉपिक को क्या करना होता है, आप ये अगर देखा जाए तो सत्या इज इनफ फॉर दिस टॉपिक, या इसके अलावा जो हम नोट्स शेयर कर चुके हैं. इसमें आपने मेनली सत्या की समरी करनी है सबसे पहले, बिकॉज जब आप एक समरी कर लेते हैं तो ओवरव्यू आपके जहन में आ जाता है, और जब आपका एक बारी ओवरव्यू आ जाता है तो आगे आप इजीली कर सकते हैं. मिनरल्स में क्या इंपॉर्टेंट है, मिनरल्स में जो मिनरल सबसे इंपॉर्टेंट है उसमें कैल्शियम आता है. बिकॉज आपको पता है कैल्शियम इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ आवर बोन्स, आवर टीथ. और ये जो कैल्शियम है, आपको पता है कैल्शियम की डेफिशिएंसी बहुत कॉमनली सुनते हैं, रिकेट्स, ऑस्टियोमलेशिया, ऑस्टियोपोरोसिस. तो ये सारे इसकी जो डिजीजेज है वो कॉमनली हमारी सोसाइटी में, इस वजह से ये बहुत इंपॉर्टेंस रखता है. फिर आयरन, आयरन इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज यू ऑल हर्ड अबाउट आयरन डेफिशिएंसी, एनीमिया. आयरन इज नेसेसरी फॉर आवर हीमोग्लोबिन. तो ऐसी चीजें जो कि एनीमिया ये बहुत कॉमन है फीमेल्स में स्पेशली, तो आप लोगों को आयरन और कैल्शियम की अच्छी तरह डिटेल्स आनी चाहिए, इसकी डिजीजेस आनी चाहिए, इसकी जो जितनी डोज होती है ना, जितनी रिक्वायरमेंट होती है बॉडी को, वो पता होनी चाहिए. फिर उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास सोडियम, पोटाशियम एंड मैग्नीशियम. पोटाशियम, सोडियम की आपको पता है इंपॉर्टेंस है. पोटाशियम की इसलिए इंपॉर्टेंस है बिकॉज इसकी बहुत नैरो रेंज है, ऑलमोस्ट 3.5 मिलीमोल पर लीटर टू 5 मिलीमोल पर लीटर. इसकी रेंज पता होनी चाहिए बिकॉज ये अगर ज्यादा हो जाए तो हाइपरकैलीमिया होता है, ये कार्डियोटॉक्सिक है. ये हाइपोकैलीमिया होगा तब भी कार्डियोटॉक्सिक है. यानी इसकी जो रेंज के ऊपर या नीचे हो तो ये अपने आपके हार्ट को अफेक्ट करता है. तो आपको पता है हाइपरकैलीमिया में पीक टी वेव होगी और हाइपोकैलीमिया में आपकी फ्लैट या इनवर्स टी वेव होगी. तो इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है. मैग्नीशियम की भी इंपॉर्टेंस है बिकॉज इट हेल्प्स इन पैराथायरॉयड फंक्शन एज वेल. फिर उसके बाद ये आगे सेलेनियम और जिंक लगता है इंपॉर्टेंट नहीं है, बट दीज आर इंपॉर्टेंट बिकॉज ये एंटीऑक्सीडेंट है. जो हमारे पास एंटीऑक्सीडेंट एलिमेंट्स है ना, वो आपने अच्छी तरह करने हैं बिकॉज एंटीऑक्सीडेंट एलिमेंट्स यूजुअली पूछे जाते हैं. बाकी जो सारे मिनरल्स है आप उनको जनरल रीड दे सकते हैं. कैल्शियम आयरन को बहुत अच्छा करना है, सब कॉपर की डिजीजेस को बहुत अच्छा करना है. फिर ये जो एंटी में जो हमारे पास है एंटीऑक्सीडेटिव एजेंट्स, ये आप लोगों को बहुत अच्छी तरह आने चाहिए. ये एमसीक्यूज में बहुत पूछे जाते हैं. और इसके अलावा क्लोराइड भी आना चाहिए. फिर आप इसमें कुछ क्वेश्चंस देख लें तो फंक्शन ऑफ कैल्शियम, हाउ ब्लड कैल्शियम लेवल इज रेगुलेटेड, डिसऑर्डर ऑफ कैल्शियम, ये आपको पता है बहुत इंपॉर्टेंट है. कुशिंग डिजीज एंड एडिसन्स डिजीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है.
फिर उसके बाद आयरन अब्जॉर्प्शन, आयरन की अब्जॉर्प्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। उसकी रीजन क्या है? क्योंकि हमारी बॉडी में से आयरन की एक्सक्रीशन का कोई मैकेनिज्म नहीं होता, आयरन की अब्जॉर्प्शन का होता है। तो आयरन हमारी बॉडी में, आपने इसको पढ़ना होता है कि ये ब्लड में कब ज्यादा हो जाएगी, किस कंडीशन में ज्यादा होती है, और जब कम हो जाती है तो क्या रीजनिंग होती है और क्या इसके इफेक्ट्स होते हैं। स्टोरेज फॉर्म ऑफ आयरन, आयरन की हर चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इसकी डिजीजेज, इसकी हर चीज इंपॉर्टेंट है। कॉपर की ट्रांसपोर्ट, कॉपर की डिजीज बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर इसमें देखते हैं जिंक जो है, ये इसकी इंपॉर्टेंस मैंने बताया कि हमारे पास एंटीऑक्सीडेंट होता है। और आयोडीन की इंपॉर्टेंस आपको पता है, गोइटर, आप लोग जो देखते हैं थायराइड की डिजीज में आयोडीन बहुत नेसेसरी है, आयोडाइज सोल्ट आप खाते हैं। तो ये सारे जो कॉमन मिनरल्स है, इसको आप लोगों ने फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखना है। बाकी मिनरल्स की आप जनरल डिटेल भी कर लेते हैं तो इनफ है। तो फर्स्ट प्रायोरिटी पे हमेशा वो करने होते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है और उनकी क्लिनिकल इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, इस पे ज्यादा टाइम जाया नहीं करना। जो ऊपर में एसिड बेस बता के आए वो एक दिन में हो सकता है, मिनरल्स भी आपके एक डेढ़ दिन में हो सकते हैं, इनको शॉर्ट लिस्ट कर लें। एट द एंड ऑफ द डे फाइनल में आपको मिनरल्स करने का टाइम नहीं मिलेगा, तो आज ही बेहतर है आप इसकी शॉर्ट लिस्टिंग कर लें। नेक्स्ट इसके बाद आ जाता है लिपिड बायोकेमिस्ट्री। लिपिड बायोकेमिस्ट्री के लिए हम दो चीजें कर सकते हैं, या तो हम चैप्टर नंबर 3 सत्या से कर सकते हैं, या हम मुश्ताक से चैप्टर नंबर 5 कर सकते हैं। अच्छा, एक बात याद रखिएगा कि बुक का फर्क इतना ज्यादा नहीं पड़ता, आपको बस ये होता है कि आपने टॉपिक इंपॉर्टेंट हर जगह पे सेम रहते हैं, उसके डिस्क्रिप्शन में थोड़ी चेंजेस हो जाती है। तो लिपिड बायोकेमिस्ट्री में चैप्टर 3 अगर सत्या से करते हैं तो फैटी एसिड में ओमेगा फैटी एसिड बहुत इंपॉर्टेंट है। ओमेगा 3 आप टीवी में इश्तिहार देखते होंगे, ओमेगा 3 प्रेजेंट है, ओमेगा 6 जो बच्चों की ग्रोथ के लिए जरूरी है। ये क्योंकि एसेंशियल लिपिड्स होते हैं ओमेगा 3 ओमेगा 6, ये हमारी बॉडी सिंथेसाइज नहीं कर सकती। जो चीज हमारी बॉडी सिंथेसाइज नहीं कर सकती वो हमें एक्सटर्नल सोर्स से लेना पड़ता है, तो इसलिए ओमेगा फैटी एसिड्स की बहुत इंपॉर्टेंस है। आपको फैटी एसिड्स की प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए। स्पोनिफिकेशन नंबर, आयोडीन नंबर, ये वाइवा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये एससीक्यू क्वेश्चन है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। रेंसिडिटी, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। ये आप चतर जिस मर्जी बुक से करें, आप चतुर्जी से भी कर सकते हैं, मुश्ताक से भी कर सकते हैं, सत्या से भी कर सकते हैं। ये आपको सत्या से बताया गया, बट आप लोग कहीं से भी कर सकते हैं जहां से आपको ज्यादा बेहतर लग रहा हो। लिपिन कोड चैप्टर नंबर 17 भी इसमें इंक्लूडेड है। अच्छा, जो कार्डियोलिपिन और प्लाज्मिनोजिन, ये हमारे पास जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोलेस्ट्रॉल का स्ट्रक्चर आना चाहिए। नेक्स्ट आ जाते हैं इंट्रासेलुलर मैसेंजर्स, आपको ये अच्छी तरह आने चाहिए। फॉस्फोलाइपेज सी और वो मैकेनिज्म आपको फिंगर टिप्स पे होना चाहिए। जी प्रोटीन का जो पाथवे है, जी एस और जी क्यू, ये दोनों आपको आने चाहिए। जी एस पे हमारी वीडियो अवेलेबल भी है, और जी क्यू का ऑलमोस्ट सेम मैकेनिज्म होता है, बिल्कुल एंड का प्रोडक्ट थोड़ा डिफरेंट होता है। अब लिपिन चैप्टर नंबर 17 के पेज नंबर्स आपको मेंशन कर दिए गया। इसमें जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स है ये इंपॉर्टेंट है। प्रोस्टाग्लैंडिन्स में एक जो मेडिसिन आप लोगों ने पढ़नी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि एस्प्रिन ब्लॉक करता है प्रोस्टाग्लैंडिन की सिंथेसिस को। कॉक्स 1 और कॉक्स 2 इनहिबिटर है, और आपको ये प्रोस्टाग्लैंडिन, प्रोस्टासाइक्लिन, इसका एक टेबल बना होगा चैप्टर नंबर 17 के एंड पे। आपको वो टेबल अच्छी तरह आना चाहिए, उसमें सब कुछ एक्सप्लेन्ड है। तो लिपिड बायोकेमिस्ट्री में मैक्सिमम आपको 2 डेज लगने चाहिए, और आपने एक दिन आप सत्या वाली जो चीजें वो करें वो एक दिन में हो जाती हैं, और लिपिन वाली एक दिन में करें, तो ये 2 डेज में लिपिड आप कर सकते हैं। इवन एक डे में भी कर सकते हैं, बट मैं अगर ज्यादा टाइम के हिसाब से बताऊं तो 2 डेज। फिर जो है न्यूट्रिशन ऑफ लिपिड, ये आप न्यूट्रिशन में भी कर सकते हैं, इसमें भी कर सकते हैं। फंक्शन ऑफ बाइल सॉल्ट्स, तो ये आप लोग इंटरनेट से देखें, ये इंटरनेट पे अच्छे लिखे होंगे, आपके बुक में नहीं अच्छे मिलेंगे। फिर हार्पर में से क्या करना है, लिपिड पर ऑक्सीडेशन लाजमी करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में वाइवा पूछा जाता है। फिर उसके बाद ये कुछ और टॉपिक्स हार्पर से लिखे हुए हैं, ये जब आप सत्या और लिपिन कर लेंगे ना तो फिर ये टॉपिक्स पढ़ेंगे तो आपको काफी ज्यादा इजी होगा। तो उसके बाद एंड पे हार्पर पे जाते होते हैं। पढ़ने का तरीका हार्पर का हमेशा ये रखना है कि कभी भी डायरेक्ट हार्पर नहीं उठा लेंगे। जो लिपिन का टॉपिक है वो लिपिन से ही पढ़े, वो उधर काफी अच्छे लिखे हैं, वो हार्पर से भी पढ़ सकते हैं बट लिपिन में ज्यादा अच्छे हैं। फिर उसके बाद हार्पर से अगर सत्या वाले टॉपिक्स पढ़ने हैं ना, पहले सत्या रीड करें उसके बाद हार्पर रीड कर सकते हैं, इट विल हेल्प। तो नेक्स्ट चीज आ जाती है कार्ब्स। कार्बोहाइड्रेट में एक बात याद रखनी है कि कार्बोहाइड्रेट में एक है गैग्स, ग्लाइकोज अमीनो ग्लाइकेंस, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गैग्स में से लाजमी क्वेश्चन आता है, लाजमी एमसीक्यूज आते हैं, लाजमी वाइवा होता है। बायोकेमिस्ट्री में से अगर आप गैग्स लिपिन कोट में से अच्छी तरह कर लेते हैं तो आपका कार्बोहाइड्रेट का एक मेजर पोर्शन, एक मेजर बल्क कवर होगा।
बायोकेमिस्ट्री में आप लोग पास्ट पेपर साथ साथ देखते जाया करें, जो क्वेश्चंस आए हैं उधर से रीड करते जाया करें ताकि आपको डायरेक्शन मिलती जाए। जो क्वेश्चंस नहीं आए उसको एमसीक्यूज के तौर पे देख के शॉर्ट लिस्ट कर सकते हैं। तो ये गैग्स आ जाता है आप लोगों ने जो करना है लिपिन कोर्स से। फिर इसके बाद आ जाती है सत्या। सत्या में से आप बाकी बायोकेमिस्ट्री ये कर सकते हैं चीजें, आप चतुर भी फॉलो कर सकते हैं, बट ये सत्या से गाइडलाइन दी गई है तो ये इनफ है वैसे, क्योंकि गैग्स इसमें इतना हाई यील्ड क्वेश्चन है कि बाकी चीजें निगलेक्ट हो जाती है, बट आप लोगों ने अच्छी तरह करके जानी है, उसमें से एमसीक्यूज बहुत पूछे जाते हैं। फिर आप लोगों ने जो लिंकेजेस है ना, आप लोगों को स्ट्रक्चर करने की जरूरत नहीं होती, लिंकेजेस आने चाहिए कि इसमें 1-1 लिंकेज है, इसमें अल्फा 1 6 लिंकेज है, अल्फा 1 4 लिंकेज है। लिंकेजेस पूछे जाते हैं, ये आपको एससीक्यू में भी पूछे जाते हैं, एमसीक्यूज में भी पूछे जाते हैं, वाइवा में भी पूछे जाते हैं। ग्लाइकोज अमीनोग्लाइकन मैं बता चुका हूँ कि बहुत ज्यादा हाई यील्ड क्वेश्चन है, ये आप लोगों को फिंगर टिप्स पे आना चाहिए, सिंथेसिस इंक्लूडेड नहीं। फिर आपको ये जो स्ट्रक्चर्स है, सेलुलोज हेमी सेलुलोज, इसके बेसिक स्ट्रक्चर में यही होता है कि आपने बताना होता है इसका कंपोनेंट क्या है और उसके दरमियान में बॉन्डिंग क्या है। क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स आनी चाहिए। सुक्रोज और लैक्टोज इंपॉर्टेंट है, इसमें लैक्टोज बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज लैक्टोज में जो लैक्टोज इनटॉलरेंस होती है वो आपको पता होनी चाहिए कि जो दूध पी के बच्चों का पेट खराब हो जाता है क्यों होता है, तो लैक्टोज इनटॉलरेंस का पता होना चाहिए। क्लासिफिकेशन ऑफ गैग्स, ये तो फिंगर टिप्स पे होना चाहिए। ग्लाइकोप्रोटीन इंपॉर्टेंट है बिकॉज ग्लाइकोप्रोटीन आपके जो एंटीजेंस वगैरह के बारे में भी पढ़ेंगे, जो ब्लड ग्रुप्स होते हैं किस बेस पे आइडेंटिफाई होते हैं, ये उधर लिखा होगा, ये आपको इसलिए आनी चाहिए। नेक्स्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हेप्रिन डेक्स्ट्रिन डेक्स्ट्रॉन हाइलुरोनिक एसिड लिंकेजेस, इनके लिंकेजेस आपको एटलीस्ट पता होने चाहिए। हेप्रिन का फंक्शन भी आना चाहिए, फिजियोलॉजी में भी आपने पढ़ा हुआ है, इट इज एंटीकोगुलेंट। डेक्स्ट्रॉन पता होना चाहिए कि प्लाज्मा एक्सपेंडर है। तो इनके लिंकेजेस की वैल्यूज आप लोगों ने देख लेनी है, स्ट्रक्चर्स आने की जरूरत नहीं होती, आपको पता होना चाहिए कि स्ट्रक्चर बना किससे हुआ है और इसका लिंकेज क्या है। फिर इसके बाद हम देखते हैं म्यूकोपॉलीसेक्राइडोसिस, ये इसकी एक डिजीज है, आपको पता होना चाहिए। म्यूटा रोटेशन और आइसोमेरिज्म इज वन ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, आइसोमेरिज्म खास तौर पे, और म्यूटा रोटेशन भी आपको आना चाहिए। तो ये कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट में भी मैक्सिमम 2 days लगते हैं, गैग्स को एक दिन लगाएं और बहुत अच्छा सा करें, और एक दिन आप बाकी कार्ब्स को लगा दें, और बाकी जो सारी चीजें एक दिन लिपिन कोट वाली चीजें करें, एक दिन सत्या वाली चीजें करें। तो आप लोग करेंगे तो इजीली हो जाएगा और बहुत अच्छी तैयार हो जाएगा। फिर आ जाते हैं वाटर सॉल्युबल विटामिन। तो विटामिन आर वेरी हाई यील्ड टॉपिक बिकॉज विटामिन की जो हमारी बॉडी नहीं प्रोड्यूस करती, विटामिन हमें एक्सटर्नल सोर्स से लेने पड़ते हैं, और जो चीज हमें एक्सटर्नल सोर्स से लेनी पड़ती है उसकी इंपॉर्टेंस होती है बिकॉज उसकी डेफिशिएंसी के चांसेस होते हैं। अगर हम फूड प्रॉपर नहीं ले रहे, हम विटामिन प्रॉपर नहीं लेंगे तो हमारी बॉडी को वो रिक्वायर है, और अगर वो हमारी बॉडी को रिक्वायर है तो इसका क्या मतलब होगा, उसकी डेफिशिएंसी हमें डिजीज कॉज कर देगी। तो आपको विटामिन आने चाहिए, विटामिन आर वेरी हाई यील्ड टॉपिक। कोई ऐसा वाइवा नहीं है जिसमें वाइवा में वाटर सोल्यूबल या फैट सोल्यूबल विटामिन से पूछा ना जाए। एक वाइवा जिसके पास ये विटामिन का टॉपिक होता है ना, आपका 90% वाइवा चांसेस होता है कि सिर्फ विटामिन में से हो, विटामिन के अलावा वो किसी और पे जल्दी जाते ही नहीं है। तो विटामिन आपको इसलिए बहुत अच्छे से आने चाहिए। इसका प्रोफ में भी बहुत मेजर बल्क है, 1.5 एससीक्यू, 7 एमसीक्यूज, ऑलमोस्ट 14 to 15 मार्क्स का पेपर आ रहा है, वाइवा में पूछा जा रहा है, तो ये आप लोगों को यानी इसका मतलब है कि इंपॉर्टेंट है। लिपिन कोर्ट में बेस्ट लिखा हुआ है। सर हार्पर से आप कर सकते हैं, हार्पर में स्पेशली जो केईएमयू के स्टूडेंट्स है, हार्पर के जो है ना चीजें, उसमें आप B9 B12 और विटामिन सी तो लाजमी कर सकते हैं ना, इसको आप करके नोट कर लें लिपिन कोर्ट पे। लिपिन कोर्ट पे आप लोग करते जाए नोट पॉइंट्स, एट द एंड बहुत ज्यादा बुक्स पढ़ना बहुत मुश्किल हो जाती है, इसलिए 2 बुक्स रखें, शॉर्ट लिस्टिंग चीजें करते जाया करें। बायोकेमिस्ट्री में साथ साथ शॉर्ट लिस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट लर्न टेबल एट द एंड ऑफ द चैप्टर, जब चैप्टर के एंड पे ना टेबल बना हुआ है उससे पहले याद करें कि B1 कौन है, B2 कौन है, B3 को क्या कहते हैं, B1 थायामीन है, B6 पायरिडॉक्सिन है, B9 फोलिक एसिड है। जब आपको अच्छी तरह याद हो जाएगा ना कौन सा बी क्या है, फिर जब आप रीड करेंगे लिपिन कोड से आपको फायदा होगा। इसमें जो इम्पोर्टेंट चीजें है वो फोलिक एसिड तो बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये अगर प्रेगनेंसी में ना दिया जाए तो हमारे पास न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स हो सकते हैं बेबी में। ये हमारे पास ये हमारे पास फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया करवा सकती है, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स और एनीमिया के वजह से। फिर फोलेट रैप हाइपोथेसिस आना चाहिए, इसकी व्हाइट बोर्ड एनिमेशन बहुत अच्छी यूट्यूब पर पड़ी हुई है, वो लाजमी देखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। परनीशियस एनीमिया विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से होता है, आपने ये पढ़ना है किस केसेस में होता है, गैस्ट्रेक्टमी में ये होता है, क्यों होता है,
इंट्रिंसिक फैक्टर की कमी होती है तो क्यों होता है, ये आपको पता होना चाहिए। B12 एक बारी हार्टफोर्ड से लाजमी रीड करना। एस्कॉर्बिक एसिड इज विटामिन सी, जो आप देखते हैं सिट्रस फ्रूट में प्रेजेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको स्कर्वी बहुत अच्छी तरह आनी चाहिए, स्कर्वी में से मोस्टली सिनेरियो पूछा जाता है। फिर आपको पायरिडॉक्सिन बहुत अच्छी तरह आना चाहिए। पायरिडॉक्सिन की बहुत इंपॉर्टेंस है बिकॉज ये बहुत जगह पे आपको सिंथेसिस में नजर आएगा। बेरी बेरी वर्निक की थायमिन डेफिशिएंसी से होगी, आपको बेरी बेरी का पता होना चाहिए बिकॉज जब बेरी बेरी होती है तो मेटाबॉलिज्म भी तेज हो रहा होता है और आपकी कार्डिक आउटपुट भी बहुत ज्यादा हो रही होती है। ट्रिपल डी ऑफ प्लेग्रा, ऑलमोस्ट 1 MCQ लाजमी इस चीज से आता है, तो ये प्लेग्रा आपको अच्छी तरह पता होना चाहिए, एक MCQ यूजुअली आता है। हार्टनप डिसऑर्डर इंटरनेट से लाजमी देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर ये क्वेश्चन भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी बता देता हूँ कि B12 में कोरिन रिंग होता है, उसमें कोबाल्ट होता है, ये MCQ पूछा जाता है। नायासिन में ट्रिप्टोफैन होता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ट्रिप्टोफैन की डेफिशिएंसी इट मींस नायासिन की डेफिशिएंसी। कोबालामिन इज ऑब्टेन ओनली फ्रॉम द एनिमल सोर्स, जो हमारे पास होता है फोलिक एसिड वो ग्रीन वेजिटेबल्स में होता है। तो सिनेरियो में बताया होता है कि कोई बंदा ग्रीन वेजिटेबल नहीं खा रहा था, उसको अनीमिया हो गया, तो किस चीज की डेफिशिएंसी हो सकती है, तो वो फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी होगी। कॉर्न बेस्ड डाइट में प्लेग्रा हो सकता है, ये आप लोगों ने अच्छी तरह करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQs है, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ। बायोटीन कंटेन लाइसाइल रेजिड्यू। Next come to the fat soluble vitamins, so these are very important as well because इसकी हमारे पास टॉक्सिसिटी भी हो सकती है अगर हम ज्यादा ले लें, क्योंकि इसकी एक्सक्रीशन नहीं है प्रॉपर। इसकी एक्सक्रीशन थ्रू बाइल हो जाएगी, फीसिस हो जाएगी, बट आपको पता है कि वाटर सोल्यूबल विटामिन्स का मतलब है कि वो एक्सक्रीट होते हैं यूरिन के थ्रू। तो फैट सोल्यूबल विटामिन की एक्सेस भी खराब है, तो इसलिए हम इसको नॉर्मल रखना चाहेंगे। ये सारे फैट सोल्यूबल विटामिन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। 400 फैट सोल्यूबल विटामिन है। विटामिन डी जो आपको सनलाइट से मिलता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट विटामिन है क्योंकि इसने हमारी बोन्स को ग्रोथ में भी बहुत हेल्प करनी होती है। तो ये आप बहुत हाई यील्ड विटामिन है, इसमें से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है। इसकी सिंथेसिस, ये कहाँ पे सिंथेसाइज होता है, ये कैसे इसका सिंथेसिस होती है जब सनलाइट पड़ती है, ये सब कुछ आपको आना चाहिए। इसमें भी सिनेरियो विटामिन से यूजुअली सिनेरियो आएगा, कोई रट्टे वाला क्वेश्चन नहीं होता। आपको सारी चीजें पता होनी चाहिए, सिम्टम्स पता होने चाहिए, तो जब सिनेरियो आएगा तो आपको समझ आ जाएगी। तो विटामिन ए का आपको पता है कि रिक्वायर होता है विजुअल साइकिल में, तो ये ब्लाइंडनेस करवा सकता है अगर इसकी डेफिशिएंसी हो, तो ये आपको सारे पता होने चाहिए। विटामिन डी की डेफिशिएंसी बोन्स की डिजीज में बहुत इंपॉर्टेंट है, रिकेट्स, ऑस्टियोमलेशिया, ऑस्टियोपोरोसिस, मेटाबॉलिज्म, ये इसमें से एमसीक्यूज बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। फिर विटामिन के आपके क्लोटिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्लड क्लोटिंग के आपके पाथवे आपने जो पढ़े है, ये हमारे पास फैक्टर 2, 7, 9, 10 बनाते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि विटामिन के किन क्लोटिंग फैक्टर्स को बनाता है, तो ये प्रोफ में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। फिर हमारे पास विटामिन ई इज एन एंटीऑक्सीडेंट। मैं बता रहा हूँ कोई भी विटामिन है, कोई भी मिनरल है, वो अगर एंटीऑक्सीडेंट है उसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, बिकॉज एंटीऑक्सीडेंट का क्या काम होता है, ये एजिंग के प्रोसेस को स्लो डाउन करते हैं। ये हमारे कैंसर, ये ऑक्साइड जो रेडिकल्स होते हैं ना, वो रेडिकल्स नहीं बनाने देते। आपको पता है कि जो रेडिकल्स होता है वो बहुत रिएक्टिव होता है, और अगर रेडिकल बन जाए वो हमारे सेल्स डैमेज कर दे, तो हमें एंटीऑक्सीडेंट्स जो होते हैं वो उन रेडिकल्स की फॉर्मेशन को रोकते हैं, और बेसिकली ये कैंसर हमारी बॉडी में होने से रोक रहे होते हैं, तो इसकी इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। ईच एंड एवरी लाइन ऑफ ऑल द vitamins आर वेरी इंपॉर्टेंट, so you have to do it. So comes to the enzyme. This is a very haphazard topic, but it is a very important topic because enzyme की importance होती है clinically. अब मैं आपको साथ साथ बता भी दूंगा कि किस तरह enzyme की importance होती है clinically, और ये क्या help करेंगे और कहाँ कहाँ से करना है। सबसे पहले अगर लिपिन कोड पे देखें तो लिपिन कोड का चैप्टर नंबर 5 सारा करना है। इसमें रेगुलेशंस बताई हुई है, उसमें सारी चीजें बताई हैं, इसकी एप्लीकेशन होती है बाद में। आप इसको अच्छी तरह लिपिन कोड से करें। अब जो सत्या में से और मुश्ताक में से चीजें करनी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी क्लासिफिकेशन आनी चाहिए, इसकी पिक्चर हमारे ग्रुप में पोस्टेड भी है। क्लासिफिकेशन इंटरनेट से भी देख सकते हैं, वीडियो भी बनी हुई है हमारे चैनल पे, इसकी वीडियो भी है। आपको पता होना चाहिए सिंथेस क्या करता है, सिंथेटेज क्या करता है, कैटालेज क्या करता है, आपको सारे एंजाइम्स का पता होना चाहिए कि अगर हम ये वर्ड यूज कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम इज इंपॉर्टेंट, ये आपसे पूछी जाती है, इसको किसी इंटरनेट से भी आप लोग तैयार कर सकते हैं, इसको प्रिपेयर करें। Next is therapeutic importance and diagnostic importance. So this is one of the very most important MCQs, SCQ, Viva. आप
आपको फॉर एग्जांपल किसी बंदे को लिवर डिजीज होती है, हेपेटाइटिस ए हो गया, एक्यूट हेपेटाइटिस है, इसमें उसका एएलटी लेवल रेज होगा। आप रिपोर्ट पकड़ना, आप उस पे एएलटी और एएसटी देखना किसी हेपेटाइटिस के पेशेंट का, एएलटी लेवल राइज है। ये एंजाइम क्यों ब्लड में राइज है? क्योंकि ये हमारे पास प्रेजेंट होता है सेल में, लिवर सेल में ये प्रेजेंट होता है। तो जब हेपेटाइटिस होगा तो लिवर सेल डैमेज होंगे और जो उसके अंदर से एएलटी एएसटी था वो बाहर निकल आएगा और वो ब्लड में आ जाएगा, तो वो लेवल रेज होगा। इसी तरह स्पेसिफिक मार्कर्स हैं हमारे हर चीज में। हमारे मसल में क्रिएटिनिन फॉस्फेट एमएम होगी, हमारे हार्ट में सीकेएमबी होगी। तो हमारे हार्ट डैमेज होगा तो सीकेएमबी लेवल राइज होता है, हमारा हार्ट डैमेज होता है, मायोकार्डियल इंफार्क्शन होती है, ट्रोपोनिन आई होता है। तो आपको पता होना चाहिए कौन सा ब्लड मार्कर किस डिजीज में होता है, कौन सी डिजीज क्या, कौन सा मार्कर अगर ब्लड में रेज हो जाए तो कौन सी डिजीज इंडिकेट करता है, क्यों राइज होता है उसकी मैंने रीजन बता दी। वो सेल के अंदर प्रेजेंट होता है, जब सेल बर्स्ट करेगा तो वो ब्लड में आ जाएगा। तो आप लोगों को ये बहुत अच्छे से आना चाहिए, ये हमेशा जिंदगी में काम आने वाली चीज है, ये सिर्फ प्रूफ में काम आने वाली चीज नहीं है। आइसो एंजाइम का पता होना चाहिए, प्रो एंजाइम का पता होना चाहिए कि ये पहले इनएक्टिव होता है बाद में एक्टिव होता है, तो इंडक्शन और रिप्रेशन इसकी कैसे होती है ये आप लोगों को पता होना चाहिए। फिर मैंने बताया एंजाइम एक्टिवेटर एंड इंड्यूसर एज मेडिसिन, ये मुश्ताक इसका भी टेबल हमने पोस्ट किया हुआ है। तो ये भी एंजाइम्स जो हमारे पास एक्टिवेट कैसे होते हैं, उसके इंड्यूसर्स क्या हैं, उस मेडिसिन में कैसे एंजाइम्स यूज होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि मेडिसिनल एंजाइम्स क्या होते हैं, तो ये करना है। फिर हमारे पास राइबोजाइम्स जो आरएनए से एंजाइम्स बने होते हैं, आपने ज्यादातर प्रोटीन एंजाइम्स पढ़े होंगे, बट राइबोजाइम्स आर आरएनए फॉर्म्ड एंजाइम। फिर एंजाइम इनहिबिटर्स एज मेडिसिन। सो मेडिसिनल इंपॉर्टेंस भी इंपॉर्टेंस है, डायग्नोस्टिक इंपॉर्टेंस भी है, क्योंकि ये पूरी लाइफ में आप लोगों ने देखना है, इनहिबिशन भी कर रहे होंगे, कुछ मेडिसिन एंजाइम इनहिबिटर्स होती है, कुछ एक्टिवेटर्स होती हैं, तो इट डिपेंड्स। तो मेटेलो एंजाइम सब्स्टिट्यूट स्ट्रेन थ्योरी और हार्पर की समरी। तो KMU students mainly focus on Harper and Lippincott because उनके टीचर के अकॉर्डिंग उन्होंने करना है। बाकी UHS के लिए ये सारी गाइडलाइन और नम्स में भी मोस्ट ऑफ दिस गाइडलाइन इज एप्लीकेबल। नेक्स्ट इज प्रोटीन। सो प्रोटीन इज अ वेरी वाइड टॉपिक, यू हैव टू डू इट मेनली फ्रॉम लिपिनकॉट, और इसके अलावा सत्या में से भी 2 चैप्टर करने हैं। इसमें मैं बताता हूँ कि क्या क्या करना है। सबसे पहले तो हमें इसकी ना जनरल चीजें पता होनी चाहिए। जनरल में इसकी क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइनो एसिड। अच्छा, जो हम पीछे विटामिन पढ़ के आए हैं, एक दिन में एक विटामिन का हो सकता है, मतलब एक दिन में वाटर सॉल्युबल सारे हो सकते हैं, एक दिन में फैट सॉल्युबल। और एंजाइम 2 डेज लगेंगे एंजाइम अच्छी तरह करने में। प्रोटीन में हमें 3 डेज लग जाते हैं, 2 डेज में भी किया जाता है, 3 डेज लग जाते हैं यूजुअली। इसको कैसे तैयार करना है, इसमें क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइनो एसिड, क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन, ये आपको बेसिक ना कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए कि क्लासीफाई किस तरह करते हैं। स्ट्रक्चरल प्रोटीन क्या है, फंक्शनल प्रोटीन क्या है, अमाइनो एसिड एसेंशियल कौन से हैं, नॉन एसेंशियल कौन से हैं, उनकी इंपॉर्टेंस क्या है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें पता हो। फिर आ जाते हैं लिपिनकॉट चैप्टर 2। तो चैप्टर 2 में ये इंपॉर्टेंट है स्ट्रक्चर के लिए। फॉर एग्जांपल आपकी बॉडी में हर चीज ही प्रोटीन से बनी होती है मोस्टली। फॉर एग्जांपल आपका हीमोग्लोबिन है, उसमें भी प्रोटीन प्रेजेंट होगी, उसका स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए आपको ये पता होना चाहिए। पेप्टाइड बॉन्ड्स इंपॉर्टेंट होते हैं। फिर इसमें जो मोटिव्स है इस पूछा जाता है चेप्रॉन्स, जो हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद अल्जाइमर्स और एमाइलॉइड डिजीज, ये एमसीक्यूज है, इसमें से आपको अच्छी तरह पता होना चाहिए। फिर एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स भी प्रोटीन में शामिल है, या आप हार्पर में से भी कोलेजन और इलास्टिन का डिफरेंस कर सकते हैं, और बाकी ये आपको लिपिनकॉट में अच्छा लिखा हुआ है, आप उधर से रीड कर सकते हैं। फिर उसके बाद ये जो हमारे पास है रोल ऑफ एंटीट्रिप्सिन, बहुत इंपॉर्टेंट है। विलियम डिजीज, और जो आखिरी है फाइब्रिलिन लेमिनिन और फाइब्रोनेक्टिन, ये सत्या या हार्पर से करें, ये इंपॉर्टेंट है। और कोलेजन की डिजीज स्कर्वी, पीछे भी स्कर्वी डिस्कस हुआ था, स्कर्वी इज वन ऑफ द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट डिजीज, और इसका यूजुअली सिनेरियो आता है, तो ये स्कर्वी आप लोगों के फिंगर टिप्स में होनी चाहिए। प्लाज्मा प्रोटीन इंक्लूडेड है, ये सत्या का चैप्टर नंबर 9 है। ये आपको पता होना चाहिए एल्ब्यूमिन का फंक्शन क्या है, क्योंकि एडीमा में ये बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। ग्लोबुलिन का अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैंने इधर भी बताया है। ये हमारे पास लंग्स में होती है, इसका पता होना चाहिए। ये हमारे पास मार्कर्स होते हैं, हेपेटोग्लोबुलिन, ये सेरिलोप्लाज्मिन, ट्रांसफेरिन, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस लगती है। क्लॉटिंग पाथवे आप लोग वही कर सकते हैं जो आप लोगों ने फिजियोलॉजी में किया। ब्लड ग्रुप आपको पता होना चाहिए, ब्लड ग्रुप में सब्सटेंसेस क्या होते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन, और किस तरह लगते हैं।
ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो ये चैप्टर ना अगर देखा जाए प्लाज्मा वाला, तो ये आपको फिजियो में भी बहुत काम आएगा, ये जिंदगी में भी बहुत काम आएगा। तो ये आपको अच्छी तरह पता होना चाहिए कि इसकी क्लिनिकल एप्लीकेशन क्या है। नेक्स्ट आ जाते हैं पोरफायरिन्स एंड हीमोप्रोटीन। तो ये आपने सोली लिपिड कोर्स में से मेनली चीजें करनी होती है। तो इसमें एक जॉन्डिस आएगा। तो जॉन्डिस बहुत ज्यादा कॉमन है हमारी सोसाइटी में। तो जॉन्डिस आप कहीं से भी कर सकते हैं, अच्छी जगह से करें, लिपिन से, हार्पर से, इंटरनेट से। और पोरफायरिन्स की आप वीडियो देख सकते हैं, या इसका जो टेबल है ना, वो टेबल अच्छी तरह करेंगे तो ये कवर हो जाएगा। फिर इसके बाद टाइप्स ऑफ हीमोग्लोबिन अच्छी तरह आनी चाहिए। नेक्स्ट इज HbA1c। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है HbA1c, बिकॉज ये हम डायबिटीज डायग्नोज करने में हेल्प करती है। ऑक्सीजन डिसोसिएशन का ये रेस्पिरेशन में आप फिजियो में भी पढ़ेंगे, ये आपको अगर फिजियो में पढ़ा तो आपको आता होगा, ये वरना बायोकेमिस्ट्री में पढ़ ले तो आपको ये फिजियो में हेल्प दे देगा। तो ये आपको अच्छी तरह आना चाहिए। लिपिन चैप्टर नंबर 21 में से पोरफायरिया और हीम की सिंथेसिस और डिग्रेडेशन है। हीम की सिंथेसिस और डिग्रेडेशन अच्छी तरह आनी चाहिए। पोरफायरिया का टेबल है बहुत अच्छा आना चाहिए। और जॉन्डिस हर जगह से करें, जहां से कर सकते हैं करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आप लोग को अच्छी तरह आना चाहिए। इसके एंजाइम की वेरिएशंस और कब जॉन्डिस होगा, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस क्या आता है, फिर नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव कौन सा होता है, ये आपको बताना चाहिए। फिर न्यूट्रिशन बायोकेमिस्ट्री, इसमें जस्ट ये आप सत्या से कर सकते हैं, कुछ चीजें लिपिन से करनी है, माइनर टॉपिक है, पास्ट पेपर से करें, इस पे इतना ज्यादा टाइम ना लगाएं, एक दिन के अंदर ट्राई करें कि एंड हो जाए। इसमें जो बेसिक्स या BMR क्या होता है, एसेंशियल फैटी एसिड क्या होती है, बैलेंस डाइट क्या होती है, प्रोटीन डेफिशिएंसी हो जाए तो क्या होता है, SDA क्या होगा, फ्रक्टोज कॉर्न सिरप बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पता होना चाहिए। बेनिफिट्स ऑफ फाइबर, फाइबर जो आप खाते हैं, आप फ्रूट्स खाते हैं, उनका क्या फायदा होगा, और नाइट्रोजन बैलेंस, ये आपको आना चाहिए। तो ये इधर लिखा हुआ है। So the last is nucleotide and nucleic acid. So this is you have to prepare from Satya and summary from Harper. So ये इसलिए important है क्योंकि ये कैंसर की मेडिसिन के लिए बाद में आप लोगों को इंपॉर्टेंस होगी इसकी। सिंथेटिक आपको इनके स्ट्रक्चर जो बेसिस है ना, नॉर्मल बेसिस, प्यूरिन और पायरामिडीन, उनके बेशक आए, क्योंकि उसके स्ट्रक्चर में से MCQs पूछे जाते हैं कि N कौन सी पोजीशन पे उसमें है, N5 का किस कौन सी पोजीशन में है, N6 कौन सी पोजीशन में, तो वो आपको पता होना चाहिए। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज नंबरिंग प्यूरिन और पायरामिडीन की किस तरह की जाती है। जो एटिपिकल बेसिस है और सिंथेटिक एनालॉग है, इसके फंक्शन पता होने चाहिए कि 5-फ्लोरोयूरासिल किसके लिए यूज होता है। ये जो डिफरेंट आप लोग पढ़ेंगे कि जिडोव्यूडिन होगी, ये किस लिए यूज होती है। तो आप लोग देखेंगे कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए बहुत सी चीजें यूज हो रही है, तो आपको ये आना चाहिए, ये इसकी क्लिनिकल इंपॉर्टेंस है, ये ट्रीटमेंट है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ DNA की SCQ है, ये आपको अच्छी तरह पता होना चाहिए। A टाइप क्या होती है, जो नॉर्मली हम पढ़ते हैं वो B टाइप होता है, Z टाइप क्या होती है, तो ये सारा पता हो। टाइप्स ऑफ RNA इंपॉर्टेंट है, ये आपको फिजियो में भी काम आएगा तो कर लेना, क्योंकि ये सारी बेसिक्स है। फिर हिस्टोन प्रोटीन इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी जो चीजें, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही हैं, तो आप लोगों को ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। तो दिस इज ऑल अबाउट द बायोकेमिस्ट्री गाइडलाइन। बायोकेमिस्ट्री जब भी करें तब बाकी सब्जेक्ट्स को छोड़ दिया करें, बिकॉज बायोकेमिस्ट्री सूखा सब्जेक्ट है। तब आप ये कर रहे होते हैं तो आपकी डेविएशन हो रही होती है माइंड की कि मैं वो सब्जेक्ट कर लेता हूँ, वो तो ईजी है। तो बायोकेमिस्ट्री जब भी करे तो इसको सोलली जितने दिन देने हैं दें। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर बायोकेमिस्ट्री को एक वीक देते हैं तो आप 50% ऑलमोस्ट सिलेबस कवर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप एक वीक में 2 डेज वाइटामिन को दे दें, 2 डेज कार्ब्स को दे दें, 2 डेज लिपिड्स को दे दें, और 1 डे एसिड बेस बैलेंस को दे दें, आपका 50% ऑलमोस्ट कोर्स कवर हो जाएगा। नेक्स्ट में आप 1 डे बाकी सारे जो टॉपिक्स रहते हैं 1.5 डे दें, और वो कवर हो जाएंगे। तो इस तरह बायोकेमिस्ट्री पढ़ें। कोई और सब्जेक्ट को बायोकेमिस्ट्री के साथ अगर लेके नहीं चल सकते हैं तो बायोकेमिस्ट्री को 15 से 20 दिन दे देंगे तो बायोकेमिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी और अच्छी तरह हो जाएगी। शॉर्ट लिस्ट कर लें, उसके बाद बाकी सारे सब्जेक्ट लेके चल सकते हैं इजीली। फिर बायोकेमिस्ट्री की बिल्कुल कोई टेंशन ही नहीं रहेगी। तो दिस इज ऑल अबाउट इट।